अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ लेक्चर नंबर 5 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आज हम लेकर आए हैं। आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पे एंड किया था। हमने डिफाइन किया था आयोनाइजेशन एनर्जी को और उसकी कुछ एग्जांपल्स और यूनिट्स को स्टडी किया था। साथ ही हमने उसके फैक्टर्स को भी देखा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हमने स्टडी करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां से हम अपना टॉपिक आज का शुरू करेंगे। ये वो फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं। पहले नंबर पर है न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस और वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम कहते हैं अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसलिए मैंने यहां पर लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज का। हम जानते हैं कि ग्रेटर द एटॉमिक साइज, वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, लिहाजा हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती चली जाती है। तीसरा फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि न्यूक्लियस और वेलेंस शेल के दरमियान कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने ज्यादा शेल्स मौजूद हैं। तो जितने ज्यादा शेल्स मौजूद होंगे, शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड तक नहीं पहुंचेगी। जब नहीं पहुंचेगी तो वीक हो जाएगी बॉन्डिंग, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। और हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इसके बाद ये हमारे फैक्टर्स थे। हमने पढ़ना है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होती चली जाती है, आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसको ग्रुप्स में। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। इसकी रीजन क्या है? पहली रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हर नए एलिमेंट में एक नया शेल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन साइज मींस इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट मींस डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स लो। दूसरा फैक्टर है जो भी मैंने साथ ही बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट, कि जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद हम इसको आपको पीरियोडिक टेबल पे भी दिखाएंगे। अभी हम इसको एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अल्कली मेटल्स के लिए ग्राफ है और आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा, लेकिन एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है। एक्स एक्सिस पर हमें एटॉमिक नंबर नजर आ रहे हैं और वाई एक्सिस पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी नजर आ रही है इन किलो जाउल पर मोल। अब हम इसको स्टडी करेंगे पीरियड्स में, कि पीरियड्स में इसका क्या ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती चली जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बिहाइंड क्या रीजन है? वेरी सिंपल रीजन है कि इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, वैलेंस शेल में कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन हर अगले एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इंक्रीज हो गया है और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है। मतलब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल से मुश्किल हो गया है
और हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब हमें पहले से ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहां पर हमारे सामने एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम देखते हैं। आपको हस्बे मामूल y एक्सिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी नजर आ रही है किलो जूल पर मोल में, और x एक्सिस पर हमें एटॉमिक नंबर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में इंक्रीज एंड डिक्रीज आ रही है, बट एट द टॉप ऑफ एवरी पीक, कोई भी आप पीक देख लें, यू विल सी द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपको सबसे ऊपर नजर आएंगी, बिकॉज दे हैव स्मॉलेस्ट साइज, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, साइज भी स्मॉलेस्ट होता है, एंड बोथ दीज फैक्टर्स मेक देयर आयोनाइजेशन एनर्जीज मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल। जबकि अगर आप देखें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स को, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड, अपने अपने पीरियड में उनका साइज सबसे ज्यादा होता है, और इसी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। अब हम इस चीज को देखते हैं पीरियोडिक टेबल पर, कि पीरियोडिक टेबल पर ये वैल्यूज हमें क्या चीज दिखा रही हैं। ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है। हमने यहां पर 3 बातें समझनी है इस पीरियोडिक टेबल में, 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी अभी हमने करनी है। सबसे पहले आप देखें, ये है ग्रुप 1A आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आप देखें एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जा रही है। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी नहीं लिखी गई यहां पर। आप देखें 520, 496, 419, 403 एंड 376, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं। आप देखें सोडियम है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, एंड ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट सोडियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको 496 किलो जूल पर मोल नजर आ रही है। रिमेंबर कि ये मैंने निशान लगाए हैं, माइनस का साइन नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। आप देखें पहला एलिमेंट 496 किलो जूल, 738 किलो जूल पर मोल, एंड इसी पीरियड में जब हम एंड पे आते हैं तो 1521 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें नजर आ रही है। यानी कि लेफ्ट टू राइट हमने ट्रेवल किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। रीजन हम पढ़ चुके हैं, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, कि ये थर्ड पीरियड है। आपको ये बात मालूम होगी कि कोई एलिमेंट जिस पीरियड का मेंबर होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। ये सब थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, तो इसका मतलब है हर एक में 3-3 शेल हैं। और जिस ग्रुप का मेंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है तो इन सब के वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ये थर्ड पीरियड है तो इन सब में 3-3 शेल हैं। तो हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो थे इनके जनरल ट्रेंड। अब हमने एक और चीज पढ़नी है जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी इन द ट्रेंड, या अनोमली, या चेंज फ्रॉम द जनरल बिहेवियर। अगर आप यहां गौर करें, ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 900 किलो जूल पर मोल। इससे अगला एलिमेंट बोरोन है, इट शुड हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम हो गई है, 801 किलो जूल पर मोल हो गई है। दूसरी तरफ यहां पर हमें नाइट्रोजन नजर आ रहा है, ये ग्रुप 5 का मेंबर है। आयोनाइजेशन एनर्जीज 1402 किलो जूल पर मोल। इससे अगला एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसकी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन अगेन कम हो गई है, 1314 किलो जूल पर मोल। उसके बाद अपनी रूटीन के मुताबिक दोबारा ज्यादा होती जा रही है। तो ऐसा क्यों है? इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल ट्रेंड या अनोमली, के ग्रुप 3A के मेंबर्स और ग्रुप 6A के मेंबर दे हैव लेस देन एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जीज। और यही रीजन, यही हिसाब, यही ट्रेंड इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी है, वो हम वहां जाके डिस्कस कर लेंगे। रीजन दोनों की सेम है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं कि इसकी क्या रीजन है। अब हम रीजन देखते हैं इनकी। आप जरा गौर करें, ब्रिलियम को जो कि ग्रुप 2A का मेंबर है, एटॉमिक नंबर है 4 और कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2।
ये बेरिलियम था एटॉमिक नंबर 4 ग्रुप 2A का मेंबर, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 ग्रुप 3A का मेंबर है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें 1s2 2s2 एंड 2p1। फर्स्ट ईयर में और उससे पहले मैट्रिक में भी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी सब शेल उस वक्त स्टेबल होगा अगर इट इज कंप्लीटली फिल्ड या इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। कोई भी सब शेल स्टेबल होगा अगर वो दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करे। एक शर्त ये है कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो और दूसरी शर्त ये है कि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब ये है कि अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है तो उसमें 3 हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो उसमें 5 हो। आप देख सकते हो कि अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें तो बेरिलियम में दोनों सब शेल स्टेबल हैं, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है क्योंकि स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। बोरोन का सब शेल जो आपको एंड में नजर आ रहा है 2p1, इट डज नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी, ना ये कंप्लीटली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है। सो रीजन ये होती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की निस्बत थोड़ी सी कम हो गई है। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो यहां पर p सब शेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इट मींस इट इज स्टेबल। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द p सब शेल 2px2। इसका मतलब है कि ना तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ना ही ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये दोनों कैटेगरीज में नहीं आता। इसका मतलब ये रिलेटिवली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, इसलिए रीजन ये बन जाती है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की निस्बत कम हो जाती है। तो ये था एबनॉर्मल ट्रेंड या अनोमलीज। अब हम अगली चीज पढ़ते हैं जो कि है हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर हम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब वो एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मतलब अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना था तो वो एनर्जी थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और अगर हम उस आयन में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट विल बी कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात याद रखें कि एक वक्त में आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 या 3 इकट्ठे रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव आयन है, गैसियस फॉर्म में है। व्हेन इट इज हीटेड इट प्रोवाइडेड एनर्जी। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाता है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड नाउ 1451 किलो जूल पर मोल। अगर आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें इट मींस के डाई पॉजिटिव आयन है, उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का 2 पॉजिटिव आयन मौजूद है। व्हेन वी प्रोवाइडेड एनर्जी इट रिमूव्ड अनदर इलेक्ट्रॉन और इस पर चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 2745 किलो जूल पर मोल। ये थी कुछ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। और अब हमने आखिरी चीज पढ़नी है इस टॉपिक की, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस क्या क्या है? पहली एप्लीकेशन है इट फाइंड्स टू हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर ऑफ द एलिमेंट। इट मींस का एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है या सेमी मेटल्स है। जो मेटल्स होते हैं दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू 900 किलो जूल पर मोल आर बिलो। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 900 है या उससे बिलो है तो हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट एक मेटल है। और अगर इससे ज्यादा है तो वो सेमी मेटल हो सकता है और अगर बहुत ज्यादा है तो वो नॉन मेटल हो सकता है। सिमिलरली एक और अहम चीज है प्रिडिक्शन ऑफ द वैलेंसी। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी थी। इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि नॉर्मल हालात में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ऑलमोस्ट डबल होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ऑलमोस्ट डबल होती है अगर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हो रहा है तो।
और आप जानते हैं वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप डबल से कहीं ज्यादा हो जाए तो हमें समझ आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव नहीं हुआ, ये अंदर वाले शेल से, पेनल्टीमेट शेल से रिमूव हुआ है, और वो उसकी वैलेंसी को क्लियर कर देगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1451 है, तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट डबल है। जब इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम की गई तो वो निकली 7730 किलो जूल पर मोल। आपने देखा कि सेकंड और थर्ड एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है, डबल का गैप नहीं है, वेरी लार्ज गैप है। इसका मतलब है कि ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नीशियम का उसके पेनल्टीमेट शेल में से निकाला गया है, वैलेंस शेल में से नहीं निकाला गया। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 होगी। सिमिलरली सोडियम की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है तो हमें पता चल गया कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 496 की है और वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको सुने और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उनका भी इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खुदा हाफिज।